Hello students, our next topic is how to control excess demand or deficient demand. Means just understand in our country what happens, excess demand, why it is coming, excess demand क्यों बढ़ रही है, why it is increasing, when it is increasing and what are its impact. All that things we have seen. Now we have also seen what are the problems of excess demand, but for the problems we have to find out some solutions. So for that what we are going to study कि in our country whenever there is excess demand and deficient demand, so in that case how to control that. So who is going to control that, all we are going to study in our today's video. Okay, so today we are going to study the concept of controlling excess demand and deficient demand. It means what are the measures, it means what are the measures to control excess demand in our country. So students, just I also told you earlier, now remember what are the reasons of excess demand. जो मैंने reasons of excess demand आप लोगों को पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वो सारे reasons अपने ध्यान में रखो, then you will be able to understand this. See, in that I told you हमारी इकॉनमी में डिमांड मान लो 10,000 यूनिट्स की है. मतलब हमने प्लानिंग किया है कि 10,000 यूनिट्स हमारी इकॉनमी डिमांड करेगी, बट एक्चुअली में हमारी इकॉनमी में डिमांड कितने की हो रही है, 12,000. इसका मतलब हमारी कंट्री में क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड. अब इसी एक्सेस डिमांड को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल दो लोगों की है हमारी कंट्री में. हु आर द टू पर्सन, एक है हमारी गवर्नमेंट और दूसरी है हमारी सेंट्रल बैंक. इन दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सेस डिमांड को हम कैसे कम करेंगे. तो गवर्नमेंट कैसे कम करती है, बिकॉज गवर्नमेंट यूजेस इट्स फिजिकल पॉलिसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक आरबीआई है, तो ठीक है, तो ये दोनों पॉलिसीज ऐसी निकालते हैं ताकि ये डिमांड कम हो सके, इसको हम नॉर्मल कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट, फिजिकल पॉलिसी. नाउ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी. ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारी गवर्नमेंट निकालती है. और सेकेंड पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन निकालता है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई. ओके, सो अब ये देखो, इट मीन्स कोई भी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक निकालती है दैट वी कॉल इट एज व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम लोग देखते हैं पहले फिजिकल पॉलिसी के बारे में. फिजिकल पॉलिसी कौन निकालता है, गवर्नमेंट. ठीक है, यानी एक्सेस डिमांड को कैसे कम करना है, गवर्नमेंट उसके लिए दो चीज़ें कर सकती है. गवर्नमेंट कैन डू टू थिंग्स. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन द टैक्सेस. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि इन अवर अर्लियर वीडियो स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू कि एक्सेस डिमांड का सबसे बड़ा रीज़न कौन सा था, कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है. ठीक है ना, तो इस रीज़न को कम करने के लिए, इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे को कम कर देगी. इसीलिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट, गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेगी. अननेसेसरी इट विल नॉट कंस्ट्रक्ट एनी डैम और एनी रोड और बिल्डिंग, बिकॉज इफ़ इट विल डू द कंस्ट्रक्शन पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को काम मिलेगा तो लोग पैसे डिमांड करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी में एक्सेस डिमांड हो जाएगी. तो डिमांड को कम करने के लिए फिजिकल पॉलिसी में फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्रीज इन इट्स एक्सपेंडिचर. अपने खुद के खर्चे गवर्नमेंट क्या करेगी, कम कर देगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द टैक्सेस. दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स को इंक्रीज कर दे रही है. मतलब जहाँ पर एग्जाम्पल मान लो, पहले हम अगर 10 रुपीज़ की हमारी इनकम थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हम अगर 10 रुपीज़ कमा रहे थे तो हम इसमें 1 रुपी टैक्स दे रहे थे और 9 रुपीज़ को हम अपने पास कंजम्पशन के लिए रख रहे थे. लेकिन अब जब इंक्रीज इन द टैक्सेस हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी एक्सेस डिमांड में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें टैक्स देने के लिए बोलेगी 3 रुपीज़. मतलब 10 में से हमें 3 रुपीज़ टैक्स देना है और 7 रुपीज़ अपने पास रखना है कंज्यूम करने के लिए. तो डेफिनेटली हम अपने पास पैसा कम आया तो हम अपना एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, और अगर एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे तो हम डिमांड भी कम करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स गवर्नमेंट विल डू इन फिजिकल पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड. अब देखो, अब दूसरा कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक निकालती है मॉनेटरी पॉलिसी. अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये सब कुछ वही है जो हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़ा था. अगर आपको ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना. उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की. सेम थिंग इज ओवर हियर स्टूडेंट्स. ठीक है,
तो अब देखो इनडायरेक्टली नाउ वी आर स्टडिंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या है? सेंट्रल बैंक के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए। पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? क्वांटिटेटिव, और दूसरा है क्वालिटेटिव। अब देखो क्वांटिटेटिव में जैसे कि मैंने अपनी उस वाले वीडियो में बताया था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस के अलावा अमाउंट चेंज कर देना। जैसे गवर्नमेंट को अगर पता है कि हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपये है, तो उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ मतलब 100 को 80 करोड़ कर देना है या 120 कर देना है। वो कैसे करना है? वो हमारी आरबीआई करती है। मतलब कैसे करेगी? 100 करोड़ में से कितने करोड़ कौन से सेक्टर में जाएंगे, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा। मान लो 50 करोड़ एग्रीकल्चर में सेक्टर में जाना है या 50 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है, तो जैसे 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 100 करोड़ से 80 करोड़ कर दिया या 80 करोड़ से 120 करोड़ कर दिया, तो क्या कर रही है? इसका मतलब आरबीआई या तो मनी को मार्केट से निकाल रही है या फिर मनी को फिर से इन्वेस्ट कर दे रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आगे सबको समझ में? अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देना। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देना, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से उठा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा लगा देना। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या है? फर्स्ट वन सेम चीज़ है, इंक्रीज इन द बैंक रेट। जो मैंने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़ाया है वो पूरा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इंक्रीज इन द बैंक रेट में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमें लोन चाहिए, देखो ये एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे हो गया आपका कमर्शियल बैंक, ये है पंजाब नेशनल बैंक यानी कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक है। और यहाँ पर कौन है? हम लोग हैं, मतलब हम लोग कौन? वी आर द कस्टमर। अब देखो जब पंजाब नेशनल बैंक यानी कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना होता है आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाती है लोन के लिए, ठीक है। इन रिटर्न सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और ये हम लोग हैं, हम लोग किसके पास जाते हैं लोन लेने के लिए? कमर्शियल बैंक के पास। हम लोग पीएनबी बैंक में जाएंगे लोन के लिए, तो इन रिटर्न पीएनबी बैंक हमसे कितना % इंटरेस्ट करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी 12%। मतलब हम लोन लेने गए कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक हमसे कितना इंटरेस्ट ले रही है? 12%, राइट। यहाँ पे आ गया समझ में आप लोगों को? अब जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है कंट्री में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है, ये आरबीआई इसको कितना कर देगी? 12% कर देगी। मतलब वो कमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इन रिटर्न कमर्शियल बैंक भी हमसे 10% के बदले कितना चार्ज करेगी? 14%। तो सिंपल सी बात है कि पहले हमें 12% पे लोन मिल रहा था, अब बैंक इज चार्जिंग 14% लोन फ्रॉम अस। सो डेफिनेटली आर वी गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक और व्हाट? नो, वी विल नॉट अप्रोच टू द बैंक फॉर टेकिंग लोन। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना है। तो अगर हम लोन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाएगी? डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज वी विल नॉट हैव मनी, सो वी विल नॉट डिमांड मोर गुड्स। नेक्स्ट इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सी स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था OMO। OMO क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से वो वीडियो खोल के चेक कर लो, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने क्या देखा था कि सेंट्रल बैंक के पास पूरा पावर है या पूरी अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को या तो वो बेच सकती है या फिर खरीद सकती है। तो इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई क्या करती है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देती है, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर देती है। किसको सेल करेगी? हमें नहीं सेल करती है, वो कमर्शियल बैंक को सेल कर देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ कौन सी हो गई? जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो गए या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये सब सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में आते हैं। तो जैसे ही आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक के पास सेल कर देगी, तो इन रिटर्न कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या दे देगी? पैसे दे देगी, ठीक है। सामने से मार्केट में सिक्योरिटी रख दी, बैंक ने वो सिक्योरिटीज़ खरीद ली,
बैंक जब वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी तो बैंक क्या करेगी, सारा का सारा पैसा किसको दे देगी, आरबीआई को दे देगी। अब क्या होगा, अब आरबीआई के पास ऑटोमेटिकली मार्केट से वो सारा पैसा बाहर आके किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। मतलब बैंक से पैसे निकल गए, कमर्शियल बैंक से, तो लोगों के पास भी पैसे नहीं जा पाएंगे और सारे पैसे किसके पास आ गए हैं, आरबीआई के पास आ गए। सो इन दिस केस of excess demand, what the step government is going to take, RBI is going to take what step, it will take the step of sale of securities, मतलब सिक्योरिटी को बेच देना। देन इंक्रीज इन LRR। अब जब बैंक को 1000, पहले ये वाला कंडीशन देखो, पहले हम लोग जब देख रहे थे बैंक के पास मान लो 1000 रुपीज़ की डिपॉजिट अगर आती है, तो बैंक उसमें से क्या करती है, 800 रुपीज़ लोन के लिए दे देती है और बाकी के जो 200 रुपीज़ है वो क्या करती है, बैंक रिजर्व में रख देती है। लेकिन जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड का मतलब सब लोग लोन मांग रहे हैं, सब लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो बैंक के पास लोग जाएंगे ही लोन लेने के लिए कि हमें भी लोन चाहिए। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने LRR जो था वो 200 रुपये रिजर्व में रखने होते हैं ना, तो 200 रुपये रिजर्व में रखने होते हैं, उसको आरबीआई क्या बोलेगी बैंक को कि आप इसको 300 कर दो। तो बैंक क्या करेगी, इसको 300 कर देगी। तो लोन देने के लिए कितना बच गया, अब लोन देने के लिए 700 ही बचा, यानी 100 रुपीज़ मार्केट से क्या हो गया है, कम हो गया है। इट मीन्स बैंक जो पहले 800 रुपीज़ में लोन दे रही थी, अब बैंक के पास कितना बच गया है, केवल 700 रुपीज़। तो ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ जो है मार्केट से क्या हो गया है, निकल गया है। सो व्हाट विल हैपन, दीज आर ऑल अवर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, these are taken by RBI to reduce the excess demand in our economy. Now students, let us see the qualitative instruments. अब qualitative instruments का क्या मतलब है, देखो qualitative instruments में 3 चीज़ें आती है, एक होता है increase in the margin, दूसरा है discourage lending and third one is credit rationing. Increase in the margin मतलब जैसे मैंने functions of central bank में बताया था कि मान लो बैंक अपना मार्जिन बढ़ा रही है, इसका मतलब मान लो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, मुझे अगर बैंक में जाना है लोन लेने के लिए, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी बैंक के पास रख दी। इन रिटर्न मुझे कितने का लोन मिला, मुझे बैंक ने लोन दिया सिर्फ 80,000 का। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई उसमें से क्या करती है, सिक्योरिटी 1 लाख की सिक्योरिटी रखने के बाद लोन हमें सिर्फ 80,000 का देती है। क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। आरबीआई ने क्या किया, मार्जिन को, अब यहाँ पे क्या करेगी, आरबीआई मार्जिन को इंक्रीज कर देगी। मतलब कि अब जब कस्टमर बैंक में लोन लेने जाएगा 1 लाख की सिक्योरिटी पर, तो बैंक उसको लोन कितने का देगी, सिर्फ 60,000 का। देखो पहले मान लो हम 1 लाख की सिक्योरिटी रखने के बाद लोन लेते थे, तो हमें लोन मिलता था 80,000। इसका मतलब 20,000 क्या था, बैंक का मार्जिन था। लेकिन जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई है, तो बैंक क्या करेगी, अपने इस मार्जिन को इंक्रीज कर दे रही, इस 20,000 को बैंक क्या कर देगी, 40,000 अपने पास मार्जिन रख लेगी, और 1 लाख की सिक्योरिटी पे हमें 80,000 के बजाय हमें लोन कितने का मिलेगा, सिर्फ 60,000 का। तो कोई भी इंसान डेफिनेटली लोन लेने जाएगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 1 लाख की सिक्योरिटी रखने के बाद हमें लोन तो सिर्फ 60,000 का मिल रहा है। सो ऑटोमेटिकली पीपल विल नॉट डिमांड लोन, एंड उससे क्या होगा, डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन मार्जिन। इसका मतलब बैंक अपना मार्जिन ऐसे बढ़ा दे रही है। सेकेंड इज डिस्करेज लैंडिंग। डिस्करेज लैंडिंग में कुछ नहीं है, बैंक बस यही इंस्ट्रक्शन देती है कि लोन मत लो। बैंक लोगों को लोन नहीं लेने के लिए बोलती है बार बार। क्यों, बैंक बता देती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो कोई लोन लेना चाहेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर लोन लोगों के पास गया ही नहीं, इट मीन्स मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं है तो लोग डिमांड क्यों करेंगे, लोन नहीं लेंगे तो पैसे भी नहीं लेंगे। थर्ड इज क्रेडिट रैशनिंग। अब क्रेडिट रैशनिंग का मतलब देखो कि आरबीआई ने सिलेक्ट कर देती है, आरबीआई क्या करती है, सिलेक्ट कर देती है कि 10 करोड़ फार्मिंग सेक्टर को जाएंगे, 10 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाएंगे। इसका मतलब उसने कोटा बना दिया है सबका। मतलब उससे क्या हो गया, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा लोन मिल गया। मतलब आरबीआई बोलती है कि जिस सेक्टर में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या जिस सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर लोन ज़्यादा दे दो। मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नो लोन, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, मार्केट से मनी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा।
तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारी एक्सेस डिमांड की कंडीशन। ये सब क्या है? ये सब हमारी एक्सेस डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी निकालती है। एंड व्हाट दे डू ऑल दिस फॉलोइंग स्टेप्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब ये हुआ एक्सेस डिमांड के बारे में। नाउ जस्ट सी द अपोजिट ऑफ दिस, मतलब अगर एक्सेस डिमांड है तो कैसे कंट्रोल करना है और डेफिशिएंट डिमांड है तो कैसे कंट्रोल करना है। सो देखो, डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब हुआ? मार्केट में डिमांड है ही नहीं, मार्केट में डिमांड है ही नहीं, और हाउ टू इंक्रीज द डिमांड। सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हम लोग ये सारे पॉइंट्स का जस्ट अपोजिट करते हुए जाएंगे। वी विल डू द अपोजिट ऑफ दिस। अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड वाले सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? उल्टा, इसका अपोजिट क्या हो गया? अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। और टैक्स रेट को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। सेम आरबीआई क्या करेगी? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्रीज इन द बैंक रेट था पहले, तो बैंक रेट को अब आरबीआई क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी, मतलब अपना रेट कम कर देगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ था, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी? परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देगी, मतलब अपना कमर्शियल बैंक के पास जाएगी और बोलेगी कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी हमसे वापस ले लो, और इन रिटर्न कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे। और अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ गए तो वो पैसे बैंक क्या करेगी? कस्टमर्स को लोन देने के लिए यूज़ कर देगी। और अगर कस्टमर यानी हम लोगों के पास लोन आ गया, तो हमारे पास पैसा आ गया, तो हम लोग उस लोन से क्या करेंगे? हम डिमांड करेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट में जो डिमांड की जो कंडीशन है, डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन है, वो लेवल पे आ जाएगी, मतलब उसको कंट्रोल में लेके आना है आरबीआई को। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई विल डिक्रीज इट्स मार्जिन। पहले आरबीआई क्या करती थी? मार्जिन अपना इंक्रीज करी थी। अब आरबीआई क्या करेगी? अपना मार्जिन डिक्रीज कर देगी। डिस्करेज लैंडिंग में क्या करेगी? एंकरेज लैंडिंग, लोगों को एंकरेज करेगी कि आप लोग लोन ले लो। और लास्ट इज क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग को आरबीआई क्या कर देगी? विड्रॉ कर देगी, मतलब उसको हटा देगी, मतलब बोल देगी कि एनीवन कैन कम एंड टेक द लोन। सो लोन लेने के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेजर्स टेकन बाय आरबीआई, बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों मिलके कैसे कंट्रोल करती है, ये मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, और मेरा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वाला वीडियो ज़रूर देखना। उसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक दोनों सेम है, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।